IMP IMP वेरी IMP IMP वेरी IMP 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 अनुपात। भारत का लिंग अनुपात कितना है? भारत का लिंग अनुपात है 943। एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। नमस्कार साथियों NS कुटिल अकेडमी इंदौर यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। मैं दिलीप राय जायसवाल आपके सामने मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ MPPSC 2024 को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए यूनिट 10 नए पैटर्न पर आधारित मैराथन क्लास आपके सामने पेश करूंगा और कुछ ऐसे डेटा, ऐसा आंकड़ा और ऐसे प्रश्न आपके सामने उपस्थित करूंगा जो बेहद महत्वपूर्ण होंगे और अति आवश्यक होंगे। तो साथियों, कल जो हमारी क्लास थी, हमारे डायरेक्टर सर श्रीमान नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर ने एक इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में जनजातियों का परिचय, यूनिट 10 का परिचय दिया था। अब इसी क्लास को मैं आगे बढ़ाते हुए और रिवाइज करवाते हुए और पूरा कंप्लीट आपको ले चलता हूँ यूनिट 10 जनजातियों की तरफ चलेगा। देख सकते हैं आप, कंटिन्यू यूनिट 10। साथियों, यूनिट 10 से संभावित प्रश्नों की संख्या लगभग 10 से 13 प्रश्न आने की पूरे चांसेस हैं। और इसमें देखिएगा मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, इस तरह से भौगोलिक विस्तार है, ठीक है। जनजातियों का परिचय, इनका पहनावा, वेशभूषा, भाषा, रहन सहन, इस सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको चित्र के माध्यम से, पिक्चराइजेशन के माध्यम से यहाँ पर सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है। चलिएगा, जैसे भील, भिलाला, कोरकू, गोंड, ठीक है, इस तरह की जनजातियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। परिभाषाएं, ठीक है। प्रायः जंगलों एवं पहाड़ों में रहने वाले लोग जो आधुनिक सभ्यता से दूर निम्न तकनीक के साथ प्रकृति के मध्य जीवन यापन कर रहे होते हैं, वो जनजाति कहलाते हैं। दूसरी भाषा में कह सकते हैं जो विकास की मुख्यधारा या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर से दूर दराज के क्षेत्रों में, जैसे जंगल में, वनों में रहवास या निवासरत जनजाति या लोग या समूह या समुदाय क्या कहलाता है? जनजाति कहलाता है, ठीक है। जनजातियाँ कहलाती हैं। विशेषताएं क्या होती हैं? इनकी भाषाएं कैसी होती हैं? सामान्य भाषाएं होती हैं, ठीक है। सामान्य भाषाएं होती हैं, एक विशिष्ट क्षेत्र होता है, सामान्य आवश्यकताएं होती हैं और ये विकास की मुख्यधारा से भी दूर रहते हैं। जनजातियों का नामकरण, अब्राहम गियर्सन ने जनजातियों का नामकरण किया। गोविंद सदाशिव घुरिये ने, गांधी जी ने भारतीय संविधान में क्या का नाम इनको दिया गया है, ये हम प्रीवियस क्लास में या इंट्रोडक्शन की क्लास में हमारे सर ने आपको बता दिया था। चलेगा, मध्य प्रदेश की जनजातियों का क्षेत्रानुसार वितरण। तो देखिएगा, यहाँ पर कल हमने बताया था मध्य प्रदेश की जनजातियों के अनुसार मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, या मध्य प्रदेश की जनजातियों को क्षेत्रानुसार कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? आप देखिएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जनजातियाँ। उत्तर पूर्वी क्षेत्र देखिएगा, ये पूरा आ गया अपना भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, इस तरह से हम आगे चले जाते हैं। पश्चिम क्षेत्र की जनजातियाँ धार, अलीराजपुर, खरगोन, निमाड़, बड़वानी, इस तरह से हम पश्चिमी क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है। ये पश्चिमी क्षेत्र। दूसरा भाग पश्चिमी क्षेत्र, ओके, ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया है। और ये हमारा कौन सा हो गया है? दक्षिणी क्षेत्र की जनजातियाँ। दक्षिणी क्षेत्र की जनजातियाँ 3 भागों में बांटा गया है। पूरा आपको सिस्टमेटिक देखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जनजातियाँ कौन सी हैं, इस पर भी हम देखो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। उत्तर पूर्वी में कौन आ जाता है? जबलपुर, सतना, शहडोल, रीवा एवं सीधी जिलों में पनिका का एक प्रश्न आपको पूछा जा चुका है। कोल, माडिया, खेरवाड़ एवं अगरिया जनजाति का निवास है। इनमें से कोल ऐसी प्रमुख जनजाति है जो सतना, रीवा, जबलपुर पट्टी में निवास करती है। कोल क्या है? एक ऐसी जनजाति है जो सतना, रीवा, जबलपुर पट्टी में निवास करती है या इसका निवास स्थान है।
उत्तर पूर्वी बता दिया। दूसरी जनजाति क्षेत्र कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र की जनजातियाँ, जो कि आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल आपको समझना अभी, ठीक है। निमाड़ अंचल का, जो निमाड़ अंचल के 4 जिलों, कौन कौन से प्रमुख जिले हुए? एक हो गया खरगोन, याद रखना, खंडवा, खंडवा पूर्वी निमाड़ है, पश्चिमी निमाड़ है, बड़वानी और बुरहानपुर तथा धार। झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर आदि में भी भिलाला जनजातियाँ पाई जाती हैं, भिलाला जनजाति हैं। और भील जनजाति प्रमुखता मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में निवासरत जनजाति है, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में निवासरत जनजाति है। इन जनजातियों का मुख्य संकेंद्रण धार, झाबुआ और अलीराजपुर है। अगर बात की जाए कि जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है जनजाति के क्षेत्र में? तो धार, झाबुआ और अलीराजपुर। ये आगे हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, चलेगा। फिर करते हैं दक्षिण क्षेत्र की जनजातियाँ। दक्षिण क्षेत्र की, इसमें कौन कौन आ जाता है? सिवनी आ गया, बैतूल आ गया, बैतूल आ गया, बैतूल भी काफ़ी प्रसिद्ध है। बैतूल, छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा में पातालकोट नाम की एक जगह है, वो कि भारिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदापुरम, मंडला, बालाघाट आदि जिले आते हैं। यहाँ मुख्य रूप से बैगा जनजाति है। बैतूल में सबसे ज़्यादा बैगा है। कोरकू, भारिया, पातालकोट, छिंदवाड़ा। पातालकोट का संबंध भारिया जनजाति से है और ये स्थान कहाँ पर है? छिंदवाड़ा के आसपास। गोंड, माड़िया, हलवा जनजातियाँ निवास करती हैं। इनमें भारिया छिंदवाड़ा में, बैगा मंडला में। देखिएगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। भारिया कहाँ पर ध्यान रखना है? छिंदवाड़ा में। बैगा मंडला में पूछा गया है। बैगा जनजाति का संबंध कौन से जिले से है, कौन से जिले में निवासरत है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवासरत है? तो को आएगा, क्या आएगा? भारिया छिंदवाड़ा में, बैगा अपना मंडला में, कोरकू होशंगाबाद में। ध्यान रखना, ये पूछा गया प्रश्न है। कोरकू कहाँ पर? होशंगाबाद में, ठीक है। पूर्वी निमाड़ तक निवास करती है। यहाँ तक कि प्रमुख जनजाति गोंड है, और यहाँ की सभी क्या है? प्रमुख जनजाति है क्या? पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश की जो जनजाति है वो कौन सी है? ठीक है, दक्षिण पूर्व की कौन सी है? गोंड है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश प्रमुख जनजातियाँ, उपजातियाँ, जनजातियाँ उनकी उपजातियाँ। कुछ प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, जल्दी फटाफट नोट करते जाइएगा। गोंड जनजाति, गोंड की उपजाति में आती है अगरिया, ओझा और सोलहास। बस ये याद रखना, और बस कुछ में 3 याद रखना है, अगरिया, ओझा, सोलहास। भील जनजाति में आएंगे आप, लेकिन क्षेत्र देख लेना, मुख्यतः नर्मदा के दोनों तट, विंध्य एवं सतपुड़ा अंचलों में। एक साइड विंध्य पर्वतमाला, एक साइड सतपुड़ा है। नर्मदा के दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है, नर्मदा क्षेत्र है, सतपुड़ा क्षेत्र है नर्मदा के दक्षिणी क्षेत्र में, और उत्तरी क्षेत्र में विंध्य पर्वतमाला है। तो यहाँ पर निवासरत जनजाति कौन सी है? गोंड है। भील, पटलिया, भिलाला, बस ये 2 ही रखना है उपजनजाति। भील की उपजनजाति में क्या याद रखना है आपको? पटलिया, भिलाला। खरगोन, झाबुआ, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, धार, ये आपको भील जनजाति के क्षेत्र हैं। ये बैगा की उप जनजाति, ठीक है। विंझवार रखना है याद, भरोतिया और नरोतिया, बस भरोतिया, नरोतिया, विंझवार, ये अपनी उप जनजाति है बैगा की। और क्षेत्र देख लेना, बैगा का मंडला, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ढिंढोरी। तो आपको मंडला जरूर ध्यान रखना है बैगा के लिए मंडला ध्यान रखना है। कोरकू जनजाति, उसकी उप जनजाति, ठीक है, मोवासिरुमा, और ये बस मोवासिरुमा और नहाला याद रख लेना, बाकी कुछ भी याद मत रखना, ये बस भूमिया, भारिया की उप जनजाति भूमिया, और कुछ भी याद मत रखना, ठीक है, भूमिया। ये भारिया जनजाति छिंदवाड़ा, यहाँ पर पातालकोट एक जगह है, पातालकोट एक जगह है, वहाँ पर निवास है। जबलपुर, मंडला, शहडोल, पन्ना, ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं आगे की तरफ आपको ले चलता हूँ। ज़्यादा नहीं जाना, कोल पर आ जाइए। कोल का प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए कोल जनजाति की उपजातियों को अपन
पढ़ लेते हैं। चलिए, कोल, कोल रोहिया और रोठले, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, ये पूर्वी मध्य प्रदेश में है। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति का बस सहरिया में एक, ठीक है, अबूझमाड़िया, अबूझमाड़िया ध्यान रखना है, गुना, शिवपुरी, मुरैना। सहरिया जनजाति कहाँ पे है? गुना, शिवपुरी, मुरैना, ठीक है। हलवा, हलवी इसकी उप जनजाति, ये कहाँ आती है? बालाघाट में, ठीक है। ये सहरिया 2 बार हो गया, कोई इशू नहीं है। गुना, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर, ये पूरा पूरा चंबल क्षेत्र भी आ जाता है। साउर, साउर मत पढ़िएगा, साहुर मत पढ़िएगा, नहीं पूछेगा। खैरवार, प्रधान, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर रहती है, चलेगा। अब हम आगे चलते हैं, कंटिन्यू। प्रधान, अब थोड़ा सा इन पर नज़र डालते हैं। 2-3 और रह गई हैं, इन पर नज़र डालते हैं, नोट कर लेना। एक जरूर ध्यान रखना, पनिका, पनिका की कोई उपजनजाति नहीं है जो महत्वपूर्ण हो। इस शहडोल, सीधी, सिंगरौली, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश की जनजाति है पनिका। अगरिया जो लोहे का काम करते हैं, और ये मंडला, सीधी, शहडोल में आते हैं। कवार, कवार जनजाति है, कवार, कमार भी बोलते हैं इसको, कमार जनजाति, ये मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से कमार जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है। इस शहडोल में निवास रहता है। और मवासी वगैरह जनजाति के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास है? तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है, कौन सा क्षेत्र जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या में जनजातियाँ रहती हैं? तो क्या आएगा? मालवा का पठार। क्या आएगा? मालवा का पठार। क्या आएगा? मालवा का पठार। मालवा का पठार सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? मालवा का पठार। ये अपना मैप हो गया है, ये आप सब सारे पठार वगैरह आपको पढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं? मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं? ऑथेंटिक डेटा आपके सामने है, कितना? 43 प्रकार की। एक करेक्ट है 43, किसी किसी बुक में 45 दिया है, 46 दिया है, इन पर आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बाद में कोई उपजाति जनजाति ऐसा जनजाति मिल गई है, उसके अनुसार किसी बुक में 45 से 46, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक है, ऑथेंटिक पब्लिकेशन, उनमें 43 प्रकार की जनजातियाँ ही मिलेंगी, और यही आपको राइट लगाना है। और MP PSC आयोग, व्यापम सभी परीक्षाओं में 43 प्रकार की जनजातियों का प्रश्न ही सही माना गया है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। और मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? कमार जनजाति। कौन सी? कमार जनजाति। कमार, ठीक है, कमार या कमार जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति। मध्य प्रदेश में कितने विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं? 3 पिछड़ी जनजातियां। मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। विशेष पिछड़ी, सबसे पिछड़ी, अति महत्वपूर्ण पिछड़ी वेगा जनजाति, देख रहे हैं आप इनका पहनावा, सहरिया जनजाति, और ठीक है, बेगा मंडला लगा देना, सहरिया उधर मुरैना, भिंड मुरैना शिवपुरी साइड लगा देना, और भारिया आप लगा सकते हैं पातालकोट छिंदवाड़ा। पातालकोट जगह है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। इस पर आप थोड़ा सा नहीं, तो कितने विशेष पिछड़ी जनजातियां मध्य प्रदेश में? 3। कौन कौन सी? वेगा, भारिया, ठीक है, बेगा, सहरिया, भारिया। अब आते हैं यहाँ पर, चलेगा। अब क्या करना? सतना, रीवा, जबलपुर क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? कोल। रीवा जबलपुर क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति, जबलपुर और रीवा में कौन सी? कोल जनजाति निवास करती है। तो ये पूछा गया है, कोल जनजाति का संबंध है। जबलपुर ऑप्शन में है तो जबलपुर लगा देना, रीवा आए तो रीवा आपको ऑप्शन में टिक करना है, ठीक है। बिल्कुल चीज़ें समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब आता है इनको जोड़ियों को सही सुमेलित करना है। जो भील जनजाति है वो निमाड़ क्षेत्र में है, क्योंकि आपको पता है इसका सर्वाधिक ठीक है क्षेत्र कौन सा है? ये अपना पश्चिमी मध्य प्रदेश,
पश्चिमी मध्य प्रदेश, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में निमाड़ आ जाता है। जैसे आ गया ठीक है, खंडवा, खरगोन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी। कोरकू जनजाति जस्ट मैंने अभी बताया था आपको, बताया था सतपुड़ा और मेकाल क्षेत्र में आती है। कोल जस्ट अभी पढ़ा है हमने, ठीक है, सुकोही के जंगलों। सुकोही के जंगल कहाँ पर हैं, ठीक है, आपको पता है जबलपुर और ठीक है, चलेगा। गोंड जनजाति, अब गोंड जनजाति अभी मैंने बताया लांजी क्षेत्र, गोंड जनजाति लांजी क्षेत्र में है। सहरिया जनजाति शिवपुरी क्षेत्र में आती है। सहरिया जनजाति शिवपुरी, भिंड, मुरैना उधर आती है। वेगा का प्रश्न बना था, फिर से और देख लीजिएगा, डिंडोरी क्षेत्र में। वेगा कौन सा, डिंडोरी, ठीक है, डिंडोरी क्षेत्र में। अब बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, ओके, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाले जिले। तो सबसे पहला आएगा धार, फिर आएगा बड़वानी, फिर आएगा बड़वानी, और फिर आएगा धार, झाबुआ। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले। अगर जनसंख्या की बात चलेगी तो धार सबसे पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर बड़वानी और तीसरे स्थान पर झाबुआ आएगा। ये पूरा पश्चिमी क्षेत्र आ जाएगा। कौन सा, वेस्टर्न मध्य प्रदेश आ जाएगा, वेस्टर्न एमपी आ जाएगा। वेस्टर्न एमपी में क्या आ जाएगा, निमाड़ आ जाएगा, खंडवा, खरगोन आदि आ जाएंगे। ओके, वेस्टर्न एमपी आ जाएगा, चलेगा। धार, बड़वानी, झाबुआ। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। अगर प्रतिशत की बात आएगी तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले में आएगा अलीराजपुर में वहाँ की जनसंख्या का लगभग 89% कुछ अनुसूचित जनजाति रहती है अलीराजपुर में। सपोज दैट या 10.5% के समथिंग दूसरी जनजातियाँ रहती हैं, दूसरी जातियाँ रहती हैं। तो अलीराजपुर सर्वप्रथम है प्रतिशत के मामले में। फिर आता है झाबुआ, फिर आता है दूसरे नंबर पर झाबुआ। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, झाबुआ। इसका प्रतिशत 87 पॉइंट कुछ करके आता है, तो ये दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर आता है बड़वानी। तीसरे नंबर पर बड़वानी, ये 69% अप्रॉक्स कुछ आता है, 16.5 कर दे 69। तो एक आ गया 89, दूसरा 87, एक 69। तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी ये प्रतिशत के हिसाब से जिले आ गए। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले। अभी हमने क्या पढ़ा था, अधिकतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से थे, धार, बड़वानी, झाबुआ। प्रतिशत के लिहाज से या हिसाब से देखा जाए तो अलीराजपुर 89 पॉइंट कुछ %, फिर उस था झाबुआ 87 पॉइंट कुछ %, बड़वानी 69 कुछ % था। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले ये आ जाएगा हमारा उत्तरी जिले, ठीक है। जो नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आते हैं उसमें आ जाता मुरैना में आते हैं 6131। दूसरा आता है दतिया, दूसरा कौन सा आ जाता है, दतिया 15061। और तीसरा आता है भिंड। पहला आएगा भिंड। वहाँ भी चाहूँगा, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया है। हाँ, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिलों में पहले नंबर पर आएगा, सबसे कम आती है जनसंख्या कहाँ पर है, भिंड। दूसरे नंबर पर आता है दतिया, तीसरे नंबर पर आता है मुरैना। भिंड, दतिया, मुरैना। यहाँ पर है
टोटल 61-31 इस पर है 15,061 और यहाँ पर जनसंख्या 17,030। आप कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कौन सी जनगणना के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार चलेगा फटाफट। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, प्रतिशत की बात आएगी तो ये बिल्कुल थोड़ा सा क्रम चेंज हो जाएगा, भिन्न तो आएगा ही पर दतिया और उसमें चेंजेस हो जाएगा। प्रतिशत के मामले में भिंड टॉप पर, जनसंख्या कम के मामले में, ठीक है, 0.4%। दूसरा अब आ गया यहाँ पर मुरैना, कौन सा, मुरैना आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आ जाएगा मुरैना 0.9 और फिर आ जाएगा दतिया, 1.9%। भिंड में वहाँ की जनसंख्या का कितना, 0.4% अनुसूचित जनसंख्या निवास करती है, मुरैना में 0.9% निवास करती है और दतिया में 1.9%, लगभग 2%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाले, तो अब दशकीय वृद्धि दर वाले जिले का मतलब है ऐसे कौन से जिले हैं जो जनगणना 10 साल में होती है, उसके अनुसार 10 साल में प्रतिशत के मामले से, लिहाज से, के नज़रिए से सबसे ज़्यादा वृद्धि दर, ये वृद्धि कहाँ पर हुई है, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई है देखते हैं। सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है छतरपुर में। छतरपुर में कितने हुई है, 42.6% की वृद्धि हुई है। शिवपुरी में हुई है 42% की। सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर अनुसूचित जनसंख्या में हुई है तो वो हुई है छतरपुर में 42.6 और शिवपुरी में हुई है 42% और बुरहानपुर में हुई है 36.3। तो देखिए छतरपुर ये दिख रहा है हमारे लिए, बुंदेलखंड रीजन में आता है, ये हमारा उत्तरी मध्य प्रदेश में आता है, दक्षिणी मध्य प्रदेश में आता है। तो छतरपुर, शिवपुरी, बुरहानपुर ये हो गए हमारे 10 की जनसंख्या वृद्धि वाले जिले। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10 की वृद्धि वाले जिले, जिनमें बिल्कुल ना के बराबर वृद्धि हुई है, न्यूनतम हुई है 11.5% मंदसौर। 10 की वृद्धि दर में न्यूनतम आता है मंदसौर और मैक्सिमम में आता है, अधिकतम में आता है, कौन सा आता है जल्दी से बताइएगा, अभी हमने आपको बताया था, छतरपुर आता है। भिंड दूसरे नंबर पर आता है 10 की वृद्धि के निम्न स्तर पर, उज्जैन आता है तीसरे स्थान पर। तो ये हमारा क्या हो गया, मंदसौर सबसे कम, फिर भिंड और फिर आता है उज्जैन। इनमें 10 की वृद्धि दर कम हुई है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमने तैयार किया है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है, फटाफट तुरंत लगा देना। पश्चिमी क्षेत्र जैसा आता है भील, भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। यह प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र धार, झाबुआ, अलीराजपुर आदि जिलों में निवास करती है। जनगणना, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है, ये पूछा गया है। कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, ये प्रश्न पूछा गया 100%। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो ये आएगा हमारा 21.09%। अनुसूचित की बात करेंगे, अगर हम अनुसूचित ना करें तो, और जाति की बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें, जनजाति की बात ना करें, अनुसूचित जाति की बात करें, एससी की बात करें तो एससी की बात क्या हो जाएगा, ए वाला आ जाएगा 15.6%। मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 15.6% अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो 21.09% है। मध्य प्रदेश में 1.5% करोड़, 1.553 करोड़ अनुसूचित जनजाति रहती है। मतलब 1,53,00,000 लगभग अनुसूचित जनजाति है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.09% है, 9% है। भारत का सर्वाधिक
अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य, भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला राज्य, तो मध्य प्रदेश ही आएगा। मध्य प्रदेश में भारत की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी निवास करती है, जबकि जनजाति जनसंख्या के मामले में मिजोरम राज्य राज्य का प्रथम स्थान है। मिजोरम राज्य का प्रथम स्थान है। जनजाति संख्या के प्रतिशत के मामले में, प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम है, और जनसंख्या में बात करें तो कौन है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करती है? अभी हमने पढ़ा था सर्वाधिक करती है, तो धार में। जनसंख्या की बात करें तो कहाँ करती है? धार में करती है। अगर इसमें कहा जाता, इसमें क्या कहा जाता? प्रतिशत का कहा जाता, तो प्रतिशत के मामले में हम अलीराजपुर को लगा देते। प्रतिशत के मामले में किसको लगा देते? अलीराजपुर को। लेकिन यहाँ पर प्रतिशत नहीं बोला, उसने जनसंख्या में बोला है, और प्रतिशत का होता तो टॉप पर होती। प्रतिशत का होता टॉप पर होती। चलेगा। जनगणना के अनुसार 11 के अनुसार मध्य प्रदेश के धार जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। अब वो भी कितनी पाई जाती है यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, 12,22,000 कुछ करके। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है, कौन सा है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला? वो भी धार है। चलेगा। अलीराजपुर में प्रतिशत बोला हो तो चलेगा। प्रतिशत वाला बोला, माफी चाहूँगा, प्रतिशत वाला बोला है। अगर प्रतिशत वाला बोलता है तो बाय फॉल्ट हो गया था। प्रतिशत वाला बोलता है तो अलीराजपुर है, और प्रतिशत नहीं बोलता है, बिना प्रतिशत के बोलता है, जनसंख्या ही बोलता है, तो धार में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है। प्रतिशत के मामले में अलीराजपुर टॉप पर है। अलीराजपुर टॉप पर है। अलीराजपुर में 89% जनसंख्या निवास करती है। धार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, या ना कि प्रतिशत, चलेगा, ना कि प्रतिशत। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की विशेष ठीक है पिछड़ी जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी मध्य प्रदेश में। उत्तरी मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है, और ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। क्योंकि आपको पता है ये सहरिया भी उसी में आती है। भारिया सहरिया किसी में आती है? अति पिछड़ी जनजातियों में आती है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा? भिंड है। तो ऐसे कहाँ है? सबसे कम जनसंख्या अगर कहीं पर है तो, ठीक है, कहाँ पर है? भिंड में है। भिंड जिले में कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 6,131 की 11 की जनगणना के अनुसार है, जो न्यूनतम है। आप देखिएगा यहाँ पर अब IMP फैक्ट कुछ आ चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। बस आपको यहाँ ज़रूर ध्यान रखना है। आप हो जाइएगा तैयार जल्दी फटाफट। ओके, चलते हैं हम यहाँ पर। एक साइड देश की तुलना में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति पर एक नज़र हम घुमा लेते हैं। कुल जनसंख्या भारत की कितनी है? कुल जनसंख्या भारत की है 1 अरब 21 करोड़। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.21 करोड़। 1.21 करोड़। मध्य प्रदेश की जनसंख्या लिख सकते हैं हम 7.26 करोड़। वो अरब में आएगी। 1.21 अरब, माफ़ी चाहूँगा करोड़ निकल गया हो तो कह नहीं सकते, अरब, ठीक है। 1 अरब 21 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन अब हो सकता है जो नए आंकड़े आएंगे वो समथिंग 130 135 करोड़ तक हमारी भारतीय जनसंख्या पहुंच सकती है। तो मध्य प्रदेश की कितनी है? 7, 26, 26, 809। भारत में पुरुषों की संख्या कितनी है? ये है 67 करोड़। भारत में पुरुष कितने हैं? 67 करोड़। भारत में पुरुष कितने हैं? 67 करोड़ लगभग। और
मध्य प्रदेश में पुरुष कितने हैं? ठीक है, कितने हैं बताइए जल्दी फटाफट। 3,76,00,000। 3,76,00,000 मध्य प्रदेश में पुरुष हैं। महिला जनसंख्या कितनी है भारत में? 58 करोड़। और मध्य प्रदेश में 3.5 करोड़। मध्य प्रदेश में महिलाएं कितनी हैं? 3.5 करोड़। याद रखना, ज़्यादा नहीं बस। जनजातीय जनसंख्या कितनी है? जनजातीय जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़ भारत में। और मध्य प्रदेश में कितनी जनजातीय जनसंख्या? 1.5 करोड़, 1.53 करोड़। 1,53,00,000 पूरे मध्य प्रदेश में लगभग। ठीक है, अब आती है बात जनजातीय जनसंख्या हो गई है। जनजातीय पुरुष जनसंख्या, जनजातीय पुरुष ये टोटल का चल रहा था, अब जनजातीय पुरुष। जनजातीय पुरुष कितने हैं भारत में? ठीक है, 5,25,00,000। जनजातीय पुरुष कितने हैं? 5,25,00,000। और मध्य प्रदेश में कितने हैं? 77 लाख। मध्य प्रदेश में पुरुष कितने हैं? जनजातीय महिलाएं कितनी हैं? ठीक है, 51। ठीक है, 5,19,00,000। 5,19,00,000 याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। एक नज़र फिर यहाँ पर मार लेना। ओके, चलेगा। जनजातीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत, जनजातीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या प्रतिशत। ठीक है, अब कुल जनसंख्या का भारत की जनसंख्या का कितना है? 8.63%। भारत की जो जनसंख्या उसके ठीक है उसके अगेंस्ट कितना प्रतिशत है? 8.6%। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या का ये कितने प्रतिशत है? 21.9%। जनजातीय समूह की ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या, जनजातीय समूह की ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है? 9,40,00,000। 9,40,00,000 और 1,42,00,000 मध्य प्रदेश में है। जनजातीय समूह की शहरी क्षेत्र की जनसंख्या, जनजातीय समूह की शहरी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है? 10,46,00,000। 10,04,61,000। और ये अपना कितना हो जाएगा? 10 लाख। शहरी क्षेत्र की कितनी है? 10 लाख। कुल जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर, कुल जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर ये हुई है। ठीक है, 6 जनजातीय जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर क्या देखा? ये हम मध्य प्रदेश और भारत दोनों को कंपेयर करते चल रहे हैं। परिवारों की संख्या नहीं पूछेगा, फिर भी डेटा ले लेना, देख लेना। जनजातीय परिवारों की संख्या नहीं पूछेगा। लिंगन बस ये आपको IMP वेरी IMP लिंग अनुपात। भारत का लिंग अनुपात कितना है? भारत का लिंग अनुपात है 943। एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? 931। मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? 931। किसके संदर्भ में? 2011 की जनगणना के। ये अब कुछ भी नहीं पूछने वाला है, बिल्कुल साक्षरता दर पूछेगा बस। भारत की साक्षरता दर है 7.04। भारत की साक्षरता दर है 7.04%। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है 69.32। 69.32% साक्षरता पुरुष 82, 14 और साक्षरता पुरुष मध्य प्रदेश में 78, महिला 65, 46 और 59। इस तरह से मध्य प्रदेश की साक्षरता टेबल भारत के लिहाज से ये हो गई है। और थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। लास्ट समय चल रहा है, अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। साक्षरता दर अनुसूचित जनजाति 58 भारत में, मध्य प्रदेश में 50। थोड़ा सा स्तर है भारत के सापेक्ष। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। ये इम्पोर्टेंट होने वाला है जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व भारत में 416। भारत में 416 जनसंख्या घनत्व। भारत में कितना है जनजातियों के हिसाब से? 416 और 236 है मध्य प्रदेश में जनजातियों का घनत्व। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 32 है
ये प्रति किलोमीटर 50 है। आदिवासी उपयोजना के क्षेत्र की कुल जनसंख्या, चलेगा। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनसंख्या, ये नहीं पूछेगा, याद ही मत करना, जो मैंने टिक करा है बस वो याद करना है। चलेगा। अब हेडिंग यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एक साइड अनुच्छेद दिया है और एक साइड, चलेगा, एक साइड अनुच्छेद एक साइड प्रावधान है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, समान कानूनी संरक्षण। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, समान कानूनी संरक्षण। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म वंश जाति लिंग मूल के आधार पर विवेचना किया जाए। 15 क्या कहता है, धर्म वंश जाति लिंग मूल के आधार पर विभेद निषेध है। 15(4) क्या कहता है, सरकारें SC/ST समेत सामाजिक शैक्षणिक तौर पर पिछड़े तबकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। 16 लोक नियोजनों में अवसर की समानता, लोक नियोजनों में अवसर की समानता। 16(4) अग्रनयन नियम, सरकारें नियुक्तियों या पदों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। उदाहरण के लिए बैकलॉग PSC पद भी भर सकती है। इस तरह से सरकार के लिए, ठीक है, ये संवैधानिक चलेगा। अब अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 17। 19 अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्पीक टू राइट, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्पीक टू राइट टू स्पीक है जो भी। 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध, मानव के दुर्व्यापार बाल श्रम के प्रति निषेध। 24 कारखाने आदि में बालकों के नियोजन बाल श्रम का प्रतिषेध, ठीक है। अनुच्छेद 29 ध्यान रखना, भाग में रहने वाले नागरिकों किसी के अनुभव को जिसको अपनी बोली भाषा लिपि संस्कृति में सुरक्षित करवाने का अधिकार हो। 40 सरकारें SC/ST समेत सभी कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और धार्मिक हितों को बढ़ावा देगी। सरकार ने कहा है ये जरूरी नहीं कि अनुसूचित जनजाति से हो, आप जाति से हो, कहीं से हो, कमजोर वर्ग के शिक्षण के लिए भी शैक्षणिक और आर्थिक सहयोग देने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो ये आप निश्चिंत रहें कि बस सिर्फ जिनको ही लाभ मिलेगा सबको लाभ मिलेगा, कमजोर तबके के लोग भी होंगे उनको ही लाभ मिलेगा। चलेगा। अब बात करते हैं 164 बिहार मध्य प्रदेश उड़ीसा जैसे SC/ST की बड़ी आबादी वाले राज्यों में एक जनजाति कल्याण मंत्री हो, इसमें बिहार को अलग करके छत्तीसगढ़ और झारखंड का नाम जोड़ा गया। 2044 क्या कहता है, देखो यहाँ पर क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित क्षेत्र का शासन, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्र का शासन। 244(1) 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन के लिए निर्देश है। परिषदें जनजाति समुदाय के कारण से संबंधित मामलों की निगरानी करेगी और सलाह देगी। फिर 2 पर आते हैं 6ठी अनुसूची असम त्रिपुरा मिजोरम मेघालय में कुछ खास इलाकों में स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर परिषदों के गठन के लिए अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन किया गया है वहाँ पर। अब देखिएगा थोड़ा सा वही संवैधानिक विस्तार के बारे में और समझ लेते हैं थोड़ा सा। चलेगा। अनुच्छेद 275(a) SC/ST के कल्याण को बढ़ावा देने अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन स्तर को सुधारने के लिए अनुदान। SC/ST के कल्याण को बढ़ावा देना, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन स्तर को सुधारने के लिए अनुदान, ठीक है। 338 SC/ST कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया। नोट 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन को वर्ष 2004 में अलग अलग आयोग में विभाजित किया गया। अब क्या हुआ, जो SC/ST कमीशन है, SC/ST कमीशन का प्रावधान हुआ 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 3 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभाजित कर दिया गया। और आगे चलते हैं कंटिन्यू। तीन सौ 38 से 19 फरवरी 2004 19 फरवरी 2004 की अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया, जिसने अपना कार्य मार्च 2004 में प्रारंभ किया। संरचना 5 सदस्यीय आयोग है, इसमें एक महिला सदस्य का होना भी आवश्यक है। 5 सदस्यीय आयोग है, इसमें महिला सदस्य का होना भी अनिवार्य है। अध्यक्ष केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का स्तर अध्यक्ष अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का ही होगा। जो अध्यक्ष होगा, ध्यान रखना, अध्यक्ष भी किसका होगा, इन्हीं जातियों में से जनजातियों में से होगा कोई, उसी अध्यक्ष बनाया जाएगा। उपाध्यक्ष केंद्रीय सरकार राज्य मंत्री का स्तर, केंद्रीय सरकार राज्य मंत्री का स्तर, बहुत बढ़िया। सदस्य भारत सरकार के सचिव स्तर का दर्जा, मुख्यालय नई दिल्ली, तो इसका मुख्यालय है। कार्यावधि 3 वर्ष की कार्यावधि होगी अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष और सदस्यों की। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, जबलपुर, भुवनेश्वर, रांची, जयपुर और शिलांग। भोपाल, जयपुर, भुवनेश्वर, रांची, जयपुर और शिलांग, इसके 6 क्या हैं, ठीक है, इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये भोपाल, जयपुर, भुवनेश्वर, भोपाल, जयपुर, भुवनेश्वर, रांची, रायपुर, शिलांग। (38A1) आयोग का गठन किया। 38A2 संरचना बनाई, आयोग का गठन। 2 में संरचना, 3 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ अधिपति नियुक्त करते हैं। 3 में 4 में 338A4 आयोग की अपनी प्रतिक्रिया विनियमित करने की शक्ति होती है। आयोग की अपनी प्रतिक्रिया विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है। 338(5) आयोग के कार्य व कर्तव्य। 338A5 आयोग का कर्तव्य। 5D राष्ट्रपति को आयोग की रिपोर्ट, राष्ट्रपति को आयोग की रिपोर्ट। चलेगा, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो। चलेगा, मैं आगे बढ़ूँ, इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, ठीक है। 338A8 आयोग की सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी। केंद्र प्रत्येक राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जनजाति के संबंध में नियम का बनाएगा। 342 सरकार जनजातीय समुदाय को ST के रूप में चिन्हित करेगी। 342 सरकार जनजातीय समुदायों को ST के रूप में चिन्हित करेगी। चलेगा। 342A 342A राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्रशासित क्षेत्र में संबंधित वहाँ के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात अधिसूचना द्वारा जनजातियों को या उनके समुदाय को निर्दिष्ट कर सकेगा। यह केवल अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है। यह केवल अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करने की प्रतिक्रिया निर्धारित करती है, प्रतिक्रिया निर्धारित करती है। नोट, इसमें अनुसूचित जनजाति को ऐसी आदिवासी जनजाति जाति या समुदाय का समूह माना जाता है कि रूप में परिभाषित किया गया, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति माना गया है। ठीक है, चलिएगा। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विधिक उपबंध। मध्य प्रदेश आदिम जनजाति संरक्षण अधिनियम, मध्य प्रदेश आदिम जनजाति अधिनियम संरक्षण, ठीक है, वृक्षों के हित 1999, वृक्षों के हित
अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1990। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट पैसा 1996। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट पैसा 1996। अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पर परंपरागत वन निवासी अधिनियम 6। अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारिवारिक वन निवासी वन अधिकारों का प्रमाण पत्र संशोधन अधिनियम 12। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 19 फरवरी 2004। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग 29 जून 1995, 19 जून 1995, 19 जून 1995, 19 फरवरी 2004 को आयोग बन गया था। मध्य प्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग नियम 2018। मध्य प्रदेश जनजाति साहूकार अधिनियम जिनमें 10 नवंबर 1972। चलेगा। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंध, विधिक उपबंध। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विशेष उपबंध। मध्य प्रदेश आदिम जनजाति संरक्षण वृक्षों के हित का अधिनियम 1999। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट पैसा 1996। अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन व्यवस्था अधिनियम 2006। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। चलेगा। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विधिक उपबंध कब आया बना? 19 फरवरी 2004 में। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग 29 जून 1995। मध्य प्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति प्रशिक्षण संवर्ग नियम 2018। मध्य प्रदेश जनजाति साहूकार विनिमय नियम 10.97। चलेगा। जनजातियों से संबंधित प्रमुख समितियां, जनजातियों से संबंधित प्रमुख समितियां। पहली समिति कौन सी आ जाएगी? जल्दी फटाफट। जनजाति से संबंधित एल्विन समिति। जनजाति से संबंधित समिति एल्विन समिति। एल्विन समिति गठन 1959। एल्विन समिति आप किससे? ठीक है। जनजातियों से संबंधित प्रमुख समितियां एल्विन समिति गठन 1959। उद्देश्य जनजातीय विकास कार्यक्रमों की जांच हेतु गठित। एल्विन समिति। अब आती है यूएन ढेबर समिति आयोग। चलेगा। यूएन ढेबर समिति आयोग, इसका क्या गठन 1960। इसका गठन कब हुआ था? 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 1960। किसका? जो आप देख रहे हैं। चलेगा। गठन 1960। यूएन ढेबर समिति आयोग उधर जनजातियों की समग्र स्थिति को ठीक है संबोधित करने हेतु भूमि अलगाव मुद्दे की जांच हेतु 1973 में जनजातियों के चौथे वर्ग के रूप में विशेष पिछड़ी जनजाति बाई पीवीटी-जी की विशेष श्रेणी बनाई है। चलेगा। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये देख सकते हैं। लॉकूर समिति, कौन सी समिति? लॉकूर समिति गठन 1965। अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करने के मानदंडों पर विचार करने हेतु रिपोर्ट। कुल 5 मानदंड
मानदंड निर्धारित किए हैं। पाँच शीलू ओ समिति, शीलू ओ समिति, शीलू ओ समिति। 1966 जनजाति चलेगा। 1966 उद्देश्य जनजातीय विकास एवं कल्याण के मुद्दे गठित, कल्याण के मुद्दे गठित। भूरिया समिति IMP, भूरिया समिति 1991 जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था के लिए सिफारिश देने हेतु, जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था देने के लिए हेतु इसे पैसा अधिनियम इसी की सिफारिश पर बना था। भूरिया समिति की सिफारिश पर ही पैसा अधिनियम बना था, पैसा एक्ट बना था। भूरिया आयोग 2004, भूरिया आयोग कब आया? 2004 में आया। भूरिया आयोग कब आया? 2004 में आया। उद्देश्य जनजातीय भूमि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज आदि मुद्दों पर केंद्रित है, आदि मुद्दों पर केंद्रित है। मुंजेकर समिति, मुंजेकर समिति, मुंजेकर समिति 2005, मुंजेकर समिति 2005 अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन शासन के मुद्दों पर विचार हेतु, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन एवं शासन के मुद्दों हेतु। बहुत ही अच्छे डेटा है, आप देखते जाना। बंदोपाध्याय समिति, ठीक है, ये देख लेना। सासा समिति 2013 और वर्जीनियस सासा समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य ये तो अपन करते ही हैं। वैधानिक प्रावधान, वैधानिक प्रावधान, वैधानिक प्रावधान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 5 अध्याय और 23 धाराओं के साथ। SC/ST एक्ट है, उसमें कितनी 5 धाराएं हैं और 5 अध्याय हैं और 23 धाराएं हैं। 11 सितंबर 1990 को पारित हुआ, लागू 23 जनवरी 1990 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 89 5 अध्याय 23 धाराएं, 5 अध्याय 23 धाराएं 11 सितंबर 1990 को पारित हुआ। 11 सितंबर 1990 को पारित हुआ, 11 सितंबर 1990 को। SC/ST एक्ट कब पारित हुआ? 11 सितंबर 1990 को। और 30 जनवरी 1990 30 जनवरी 1990 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के शोषण से मुक्ति हेतु अत्याचारों के अपराध हेतु दंड का प्रावधान दिया गया, दंड का प्रावधान दिया गया। अब यहाँ पर प्रश्न कैसा बनेगा आपके लिए? आपके लिए प्रश्न बनेगा कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 में कितने अध्याय थे? 5। कितनी धाराएं थी? 23। कब लागू हुआ? 11 सितंबर 1989। कब लागू हुआ? 11 सितंबर 1989 और 30 जनवरी 1990 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। ये चलेगा। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग 95, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग 1995 और मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 के तहत गठन कब हुआ? 29 जून 1995 धारा 3 के तहत। संरचना 1 अध्यक्ष 1, 2 अशासकीय सदस्य आदि। अध्यक्ष 1, 2 अशासकीय सदस्य बनेंगे। इसमें मुख्यालय इसका भोपाल होगा। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी कहीं पर भी, नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा कहीं पर भी।
चलेगा। पूर्ण रूप पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज, पैसा, ठीक है, पैसा। हाँ, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज पैसा का फुल फॉर्म है। पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 96 पैसा। लागू वर्ष 24 दिसंबर 96, लागू वर्ष 24 दिसंबर 96। पैसा कब हुआ? 24 दिसंबर 1996। इसके माध्यम से जनजातीय समाज को जल, जंगल, जमीन, संसाधन पर अधिकार दिया गया। और SC/ST एक्ट के माध्यम से 90 में क्या हुआ? जल, जंगल, जमीन, संसाधन पर अधिकार दिया गया। जल, जंगल, जमीन, ठीक है, संसाधन पर अधिकार दिया गया। 10 राज्यों में 10 राज्यों में लागू है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में लगा हुआ है, झारखंड में लगा हुआ है। चलेगा, अब बात करते हैं आगे, कंटिन्यू करें। रोक देना। चलिएगा, इसके माध्यम से जनजातीय समाज को जल, जंगल, जमीन, संसाधन पर अधिकार दिया गया। 10 राज्यों में लागू है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इनमें SC/ST एक्ट लागू 10 राज्यों में। चलिएगा जल्दी फटाफट। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रपति, कब? मध्य प्रदेश में इम्पोर्टेंट है ये, 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पूर्णतः लागू किया गया। कुल 89 विकास खंडों में लागू है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सारे विकास खंडों में लागू कर दिया गया, ठीक है, चलेगा। और प्रारंभ शहडोल से किया था। कब? सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था ये? सबसे पहले शहडोल में लागू किया गया था। प्रारंभ कहाँ से किया गया था? शहडोल से। ए स्टार लगा लेना, ए स्टार लगा लेना। कहाँ से प्रारंभ किया गया था? शहडोल से प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? शहडोल से प्रारंभ किया गया था। अधिनियम का उद्देश्य संविधान के भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था को, संविधान के भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, को अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों तक विस्तारित करना था। पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों तक इसको विस्तारित करने का जो हमारा उद्देश्य था। जनजातीय जनसंख्या को जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, जनजातीय परंपरा रीति रिवाज संरक्षण का उद्देश्य, प्रमुख प्रावधान। ये देखो, जंगल अधिकार, जल अधिकार, जंगल अधिकार, और ठीक है, इस तरह से। जंगल में क्या होगा? जल में ग्राम सभा द्वारा ग्रामीण तालाबों का प्रबंधन, ग्राम सभा द्वारा ग्रामीण तालाबों का प्रबंधन। जंगल अधिकार, ग्राम सभा सभी को वनोपज का संग्रहण करवाएगी और करेगी। तेंदुपत्ता प्रबंधन पर पूर्ण अधिकार होगा, किसका? इन्हीं का होगा। चलेगा, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 3 जमीन पर आ जाते हैं। जमीन अधिकार, जनजातीय क्षेत्र के जमीन की बिक्री हेतु ग्राम सभा से अनुमति लेना अनिवार्य होगा और बगैर ग्राम सभा की अनुमति के आप इसको क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं, जब तक उसको, ठीक है, उसकी जानकारी में, उसके संज्ञान में नहीं होगा तब तक। अनुसूचित जनजाति बाहुल, ठीक है, बहुल या ठीक है, बहुतायत में पंचायतों में जनजाति हेतु आरक्षण की सीमा 50% रखी गई है। कितनी? 50% की रखी गई है। चलेगा, आप करते हैं पंचायत के सभी स्तरों पर अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति हैं हेतु आरक्षित रखा जाएगा। ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार प्रदान करता है, तो ग्राम सभाओं को यह क्या है? विशेष अधिकार होगा, उन, ठीक है, उनके अधिकारों को सही तरीके से अप्लाई करना। चले, अब आते हैं यहाँ पर, अब कहाँ पर आ गए? यहाँ पर। चलो, पैसा अधिनियम से जनजातियों को
शोषण से मुक्ति व सशक्तिकरण हुआ है। जब से पैसा एक्ट आया है तब से लेकर अभी तक जनजातियों का शोषण और शोषण मुक्त हो गए हैं और उनका सशक्तिकरण हुआ है। हेडिंग आपके सामने है, वन उपज वन अधिकार अधिनियम FRA, ठीक है, FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम क्या कहता है? अधिनियम मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2008 से लागू है। वन अधिकार अधिनियम मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2008 से लागू है और नोडल एजेंसी कौन सी है? जनजातीय कार्य विभाग। इसकी नोडल एजेंसी किसको बनाया गया है? जनजातीय कार्य विभाग। और अन्य नाम क्या है इसके? FRA एक्ट 2006 भी नाम है इसका। अन्य नाम एक और क्या है? FRA एक्ट 2006 और 1 जनवरी 2008 से लागू है, ये प्रभावशील है। अगला पॉइंट, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य, वन अधिकार अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों एवं पीढ़ियों से निवासरत अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकारों एवं भूमि उपभोग को सुनिश्चित करना। वन अधिकारों एवं भूमि उपभोग को सुनिश्चित करना इस नियम के प्रावधान हैं, इस नियम के प्रावधान है। और इस तरह से ये आगे और चलते हैं हम, यहाँ तक का